हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मी एमर सुमरो। आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान पेनल कोड 8060 के ऊपर। तो ये हमारी लेक्चर सीरीज़ नंबर 16 है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करेंगे, जो जनरल एक्सेप्शन से डील करता है। और ये जो चैप्टर है, इसमें सेक्शन 76 से लेकर 106 तक है। तो जनरल एक्सेप्शन के जो चैप्टर है, उसमें सेक्शन 76 से लेकर 95 तक ये जनरल एक्सेप्शन से डील करते हैं। और बकाया जो 96 से 106 तक हैं, ये जो है राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस से डील करता है। तो ये भी जनरल एक्सेप्शन के टॉपिक में इंक्लूड होते हैं, पर यहाँ पर हमारा जो सेल्फ डिफेंस है उसके बात की गई है। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट दे दूं कि जनरल एक्सेप्शंस क्या होती हैं। तो सिंपल इस चैप्टर में जो भी सेक्शंस बताए गए हैं, पाकिस्तान पेनल कोड में अगर इस किस्म का कोई भी ऑफेंस आ जाता है, इस सिचुएशन का कोई भी ऑफेंस आ जाता है, तो उस शख्स को ऑफेंडर या ऑफेंस नहीं कहेंगे कि इस शख्स ने ऑफेंस किया, क्योंकि यहाँ पर जनरल एक्सेप्शंस बता रहा है। सिंपली हम ये कहें कि इस चैप्टर में कुछ डिफेंसेस बता रहा है। मीन्स कि इन केस अगर कोई शख्स बाय विदाउट इंटेंशन से बाय मिस्टेक बाय एक्सीडेंटली कोई काम हो जाता है, तो वो क्या करेगा, इस चैप्टर में जो भी डिफेंसेस बताए गए, जो भी एक्सेप्शंस बताए गए हैं, वो अपने आप को इन सेक्शन से, इन चीज़ों से, इन बातों से अपने आप का डिफेंस करेगा, अपने आप को बचाएगा। तो सिंपली ये कॉन्सेप्ट है जनरल एक्सेप्शंस का कि पाकिस्तान पेनल कोड इन चीज़ों के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। सेक्शन 76 डिफाइन करता है, एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ। भाई जो भी शख्स कोई भी एक्ट करता है, वो लॉ के तहत बाउंड है। वो एक्ट क्या होगा, मिस्टेक ऑफ फैक्ट होगा, तो वो शख्स बाउंड है। तो कैसे वो डिफाइन कर रहा है सेक्शन में कि नथिंग इन एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय अ पर्सन। ऐसा कोई भी एक्ट जो कोई शख्स मुकम्मल करता है या किसी से करवाता है, वो एक्ट क्या है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट से, बट वो मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं है। मीन्स के ऐसा कोई काम जो शख्स मुकम्मल कर रहा है, ऐसा कोई एक्ट जो शख्स मुकम्मल कर रहा है खुद या किसी से करवा रहा है, वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं है। मिस्टेक ऑफ लॉ मीन्स के लॉ के अगेंस्ट वो शख्स कोई काम नहीं कर रहा। मिस्टेक ऑफ फैक्ट, वो फैक्ट में मिस्टेक हो सकती है, बट लॉ में मिस्टेक नहीं हो सकती, क्योंकि वो शख्स अकॉर्डिंग टू लॉ बाउंड है वो एक्ट करने का। जैसे कि इलिस्ट्रेशन में दिया गया है कि ए एक सोल्जर है, ठीक है। तो ए का जो सुपीरियर ऑफिसर है, वो उसको ऑर्डर करता है, कमांड करता है अकॉर्डिंग टू लॉ कि ये जो मॉब है, मीन्स के मोबाइल जो गाड़ी है इनों की, रेंजर्स वालों की या सोल्जर की, इसको आपको आग लगानी है। तो वो सुपीरियर जो ऑफिसर है, उसके ऑर्डर के मुताबिक उसके ऊपर आग लगाता है। तो इसमें ए ने कोई भी ऑफेंस कमेंट नहीं किया, क्योंकि इसमें मिस्टर ए बाउंड था कि अपने सुपीरियर ऑफिसर का ऑर्डर माने। तो ये क्या था, इधर फैक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं थी, इधर क्या है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। लॉ में उसने कोई मिस्टेक नहीं की, अकॉर्डिंग टू लॉ वो शख्स बाउंड है, उसको ए को वो काम करना है जो उसके सुपीरियर ऑफिसर ने कहा। तो इस सूरत में अगर कोई काम ऐसा करता है किसी सुपीरियर ऑफिसर के मुताबिक, तो वो ऑफेंस नहीं होगा। जैसे कि बी में डिफाइन कर रहा है, नंबर 2 में सिंपली ये बता रहा है कि एक ऑफिसर है कोर्ट का, उससे कोर्ट ऑर्डर करती है भाई आप जाएं मिस्टर वाई को पकड़ें। तो वो क्या करता है कि इंक्वायरी करने के बाद वो क्या करता है, बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट जेड को पकड़ लेता है। वो समझता है कि जेड जो है वो वाई है। तो इस सूरत में मिस्टर ए ने क्या किया, वो कोई भी ऑफेंस नहीं किया, क्योंकि इधर मिस्टेक ऑफ ए फैक्ट है, मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं है। उसने वो अपना काम मुकम्मल तो किया, बट मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गई, वो किसी दूसरे शख्स को समझ बैठा कि ये वाई है। तो इस सूरत में मिस्टर ए ने कोई भी ऑफेंस नहीं किया। इस सेक्शन को समझने के लिए आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है कि इस 76 के तहत आप जो भी एक्ट करेंगे वो बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट होगा, मिस्टेक ऑफ लॉ ना हो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ आप वो एक्ट करने के लिए बाउंड है जो आपके सुपीरियर ऑफिसर्स आपको ऑर्डर दे रहे हैं।
सेक्शन 77 डिफाइन करता है एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशरी बाई जज ड्यूरिंग जुडिशल प्रोसीडिंग, या अदालती कोई काम करते हुए अपना पावर्स एक्सरसाइज करता है गुड फेथ में, जो लॉ ने उसे एम्पावर किया, जो लॉ ने जज को दिया है, तो उस पावर को एक्सरसाइज करते हुए कोई एक्ट कमिट करता है तो वो ऑफेंस के ज़िम्रे में नहीं आएगा। जैसे कि सिंपल एग्जांपल, ड्यूरिंग प्रोसीडिंग जज किसी शख्स की डिफेमेशन कर देता है, तो ये क्या है, डिफेमेशन तो की उसने, वो ड्यूरिंग प्रोसीडिंग उसने अपने पावर्स एक्सरसाइज किए, तो ये ऑफेंस नहीं होगा। तो इससे मुतल्लिक बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, वो आप बिल्कुल नेट से ले सकते हैं। मैं जस्ट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ, ठीक है। सेक्शन 78 डिफाइन करता है एक्ट डन परजुएंट टू द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। अगर ऐसा कोई काम जो जजमेंट और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट के मुताबिक मुकम्मल हो, परजुएंट मीन्स के मुताबिक, तो सेक्शन में ये डिफाइन कर रहा है कि कोर्ट ऑफ जस्टिस अगर अपनी जजमेंट के थ्रू या अपनी ऑर्डर के थ्रू किसी को कोई एक्ट करने का कहती है, या उसकी जजमेंट या ऑर्डर के मुताबिक कोई एक्ट मुकम्मल होता है, या जब तक कि वो जजमेंट या ऑर्डर इन्फोर्स रहेगी तब तक वो ऑफेंस नहीं कहलाएगा, वो ऑफेंस नहीं होगा। या ऐसी कोई कोर्ट जिसके पास जो जजमेंट पास कर रहा है, जो ऑर्डर पास कर रहा है, उसका जुरिसडिक्शन, उसकी हुदूद, उसका पावर नहीं है, बट वो कोर्ट अपने गुड फेथ में वो जजमेंट, वो ऑर्डर पास कर देती है, तो उस जजमेंट को, उस ऑर्डर को ऐसा समझा जाएगा कि ये जो है इस चीज़ की, इस जजमेंट की पावर इस कोर्ट को भी है, क्योंकि उसने गुड फेथ में वो पास किया है। मीन्स के सिंपली कहने का मकसद यही था कि कोई भी शख्स जजमेंट या कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक कोई भी काम करेगा वो ऑफेंस में नहीं आएगा, क्योंकि हम जर्नल एक्सेप्शंस पढ़ रहे हैं। सेक्शन 79 सिंपल ये डिफ़ाइन करता है एक्ट डन बाय अ पर्सन जस्टिफाई, मीन्स के कोई भी शख्स अगर कोई एक्ट कमिट करता है, वो समझता है कि ये जस्टिफाई है, मीन्स के अकॉर्डिंग टू लॉ ये जायज़ है, या बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाई बाय लॉ। जैसे कि पीछे ही हमने सेक्शन 76 में डिस्कस किया मिस्टेक ऑफ फैक्ट को और मिस्टेक ऑफ लॉ को, तो ये टर्म आपको याद करना पड़ेगा इन्हीं आप। हाँ, अब इसमें सिंपली ये बता रहा है कि अगर कोई भी शख्स ऐसा कोई एक्ट, ऐसा कोई ऑफेंस करता है, वो ये समझ कर करता है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ये एक्ट, ये ऑफेंस जायज़ है, या वो ऐसा कोई एक्ट कमिट करता है जिसमें मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो, या वो अपनी गुड फेथ में कोई ऐसा काम करता है जिसमें मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो बट मिस्टेक ऑफ लॉ ना हो, या वो ये समझता है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ये काम जायज़ है, मुझे ये काम करना चाहिए। जैसे कि नीचे एक एग्जांपल दिया गया है, इलिस्ट्रेशन दी गई है कि मिस्टर ए मिस्टर जेड को कुछ चीज़ करते हुए देखता है, तो मिस्टर ए समझता है कि मिस्टर जेड ने मर्डर कमिट किया है, तो मिस्टर जेड ए क्या करेगा, मिस्टर ए अपनी गुड फेथ में उस पर्सन को पकड़ेगा, जिस मिस्टर जेड को पकड़ेगा, वो ये समझता है कि मिस्टर जेड ने जो है मिस्टर जेड ने ऑफेंस कमिट किया है मर्डर का, तो मिस्टर ए उसको अपनी गुड फेथ में उस कातिल को पकड़कर वो जो भी अथॉरिटी है, जो भी पुलिस ऑफिसर है या कंसर्न अथॉरिटी है, उसके पास, उसके सामने मिस्टर जेड को जो है पेश करता है, कहता है कि मैंने इसको मर्डर करते हुए देखा है। तो इस सूरत में मिस्टर ए ने कोई भी ऑफेंस कमिट नहीं किया, चाहे आगे चलकर ये साबित हो जाए कि मिस्टर जेड ने जो है अपनी सेल्फ डिफेंस में वो मर्डर किया था, तो इसमें मिस्टर ए क्या है, वो ऑफेंस कमिट नहीं करेगा, क्योंकि इधर क्या है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टर ए को
फैक्ट का पता ही नहीं था कि मिस्टर ए ने मिस्टर जेड ने कत्ल क्यों किया, मर्डर क्यों किया। तो जब प्रूफ हो गया कि उसने मर्डर अपने सेल्फ डिफेंस के लिए किया था तो वहाँ पर बात वाज़ेह हो गई। बट उसने मिस्टेक ऑफ फैक्ट में वो काम किया था, बट ना कि मिस्टेक ऑफ लॉ के। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा, मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ को। सेक्शन 80 डिफाइन करता है एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट। तो सिंपल इसमें ये डिफाइन कर रहा है कि कोई भी शख्स अकॉर्डिंग टू लॉ कोई एक्ट कर रहा है, लॉफुली एक्ट भी कर रहा है, प्लस में उसने प्रॉपर केयर भी ली हुई है, एहतियाती तदाबीर भी ली हुई है। तो ना ही उसकी कोई क्रिमिनल इंटेंशन है, ना ही उसमें कोई क्रिमिनल नॉलेज है। तो ड्यूरिंग लॉफुली काम करते हुए बाय मिस्टेक या बाय एक्सीडेंट या बाय मिसफॉर्चुनेट बदकिस्मती से अगर कोई ऑफेंस कमिट हो जाता है तो उसे हम नहीं कहेंगे कि उस शख्स ने वो ऑफेंस कमिट किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि इलिस्ट्रेशन में बता रहा है कि मिस्टर ए कुल्हाड़ी के साथ कुछ काम कर रहा था अपना लॉफुली। काम करने के वक्त अचानक जो कुल्हाड़ी का हेड होता है वो निकल जाता है ना, काम करते करते वो निकल गया और आसपास में एक शख्स खड़ा था, उसको लग जाता है, जिसकी वजह से उस शख्स को क्या है, उस शख्स का इंतकाल हो जाता है, वो मर जाता है। तो ये जो एक्ट है मिस्टर ए का, ये एक्सक्यूजेबल है, ये माफ़ी के लायक एक्ट है, क्योंकि मिस्टर ए ने विदाउट इंटेंशनल क्रिमिनल इंटेंशन वो अपना लॉफुल काम कर रहा था, अचानक ऑफेंस हो गया, बाय एक्सीडेंट या बदकिस्मती से हो गया, तो वो ऑफेंस नहीं है। बट इसमें कंडीशन एक रखी गई है कि मिस्टर ए ने अपनी तरफ से अपने पार्ट में कोई मुनासिब तदाबीर ली हुई हो, प्रॉपर कॉशन ली हुई हो। ठीक है, तो सिंपल ये डिफाइन करता है सेक्शन 80। सेक्शन 81 डिफाइन कर रहा है एक्ट लाइकली टू काज हम बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट एंड टू प्रिवेंट अदर्स हम। तो सिंपल इसमें ये डिफाइन कर रहा है कि अगर कोई शख्स ऐसा कोई एक्ट करता है या किसी शख्स को कोई छोटा हार्म पहुंचा रहा है जिससे बड़े नुकसान को जो पहुंचने वाला है उसको रोकता है, तो उस शख्स को हम ये इस बेस पे या इस रीज़न पे नहीं कहेंगे कि इस शख्स ने नोइंगली हमें हम पहुंचाया है, इसने ऑफेंस किया है, बल्कि हम देखेंगे उसकी इंटेंशन को, क्या उसने जो एक्ट किया है, हमें जो हम पहुंचाया है, वो हमें बड़े नुकसान से बचाने के लिए किया है, उसने जो एक्ट किया है वो विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन किया है, तो वो शख्स गुड फेथ में जो हमारी प्रॉपर्टी या किसी शख्स के ऊपर कोई बड़ा नुकसान पहुंचने वाला है उससे हमें प्रिवेंट करता है, उससे बचाता है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो शख्स ऑफेंस कमिट कर रहा है। एक्सप्लेनेशन में ये डिफ़ाइन कर रहा है कि क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, हकीकी सवाल, जिससे हमें पता चले कि जो हमें नुकसान पहुंचने वाला है उसकी नोयत क्या है, क्या वो वजाहत करने जैसा है, क्या हम उस नुकसान को नज़रअंदाज कर सकते हैं, क्या वो छोटा नुकसान है। तो ये एक्सप्लेनेशन डिफ़ाइन कर रहा है कि अगर बड़ा कोई नुकसान है उसकी नोयत देखी जाएगी, उसकी नेचर देखी जाएगी, उसकी वजाहत करेंगे कि किस किस्म का जो बड़ा नुकसान पहुंचने वाला है आपको। ठीक है ना, जैसे कि नीचे इलिस्ट्रेशन में एग्जांपल दिए गए हैं कि मिस्टर ए एक वेजल मीन्स के बहरी जहाज़ का कैप्टन है, तो सडनली विदाउट किसी फॉल्ट के, विदाउट किसी नेग्लिजेंस से वो कैप्टन के सामने कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है, उसके सामने एक बोट आ जाती है, बोट बी बोट आ जाती है, उसमें 20 से 30 पैसेंजर्स हैं। तो अगर वो वेजल उसकी तरफ लेके जाता है सामने, तो उस 30 से 30 बंदों की जान जा सकती है और प्लस में उसके वेजल को भी ख़तरा हो सकता है। तो जब वो रुख मोड़ता है तो देखता है कि सामने एक और बोट आ रही है, जिसमें बोट सी आ रही है, जिसमें 2 पैसेंजर है, और वो अपनी गुड फेथ में
वो ये कोशिश करता है कि मैं जिस तरफ रुख मोड़ रहा हूँ तो वो उस दो शख्स को जो पैसेंजर आ रहे हैं बोट में उन्हों को टक्कर नहीं लगेगी। वो अपने हिसाब से बहुत कोशिश करता है कि ना लगे। तो अचानक सडनली क्या होता है, वो लग भी जाती है। तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 शख्स का इंतकाल होगा, 2 शख्स मरेंगे। तो हम ये नहीं कहेंगे कि मिस्टर सी ने जो है मिस्टर ए ने उसने ऑफेंस कमिट किया है। नहीं, उसने अपनी गुड फेथ में उस 3 शख्स को बचाया। 30 से 20 जिस बोट में थे उनको बचाया और अपनी जहाज़ को बचाने के चक्कर में उसने टर्न काटा तो सामने दूसरी आ रही थी, तो उसको भी बचाने के चक्कर में उसने कोशिश तो की अपनी गुड फेथ में, तो बाय मिस्टेक लग गई, सडनली लग गई, अचानक लग गई। तो इसमें ये क्या है कि ये ऑफेंस नहीं कहलाएगा। तो इस एग्जाम्पल से हम ये समझे कि एक बड़े ख़तरे को बचाने के लिए उसने एक छोटा एक्ट कर दिया जिससे बड़ा जो ख़तरा है वो निपट जाए, उस शख्स को या उसकी प्रॉपर्टी को कोई ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे। और एग्जाम्पल नंबर 2 में ये डिफ़ाइन कर रहा है कि एक मोहल्ले में एक बड़ी आग लग जाती है एक घर के ऊपर। तो मिस्टर ए उस आग को ज़्यादा फैलने से बचाने के लिए गुड फेथ में क्या करता है कि जिस घर को आग लगी है उसको पुल डाउन कर देता है, उसको गिरा देता है। तो गिरा देता है गुड फेथ में इंटेंशनली, जैसे कि वो आग जो है पूरे मोहल्ले में ना लग जाए, जैसे पूरे मोहल्ले वाले को बड़ा नुकसान ना हो। उसने छोटा नुकसान किया कि एक ही घर को उसने गिरा दिया, जैसे कि वो आग जो है सेपरेट ना हो, फैले ना। तो इसमें मिस्टर ए ने कोई भी ऑफेंस कमिट नहीं किया क्योंकि इसने बड़े ख़तरे को बचाने के लिए एक छोटा नुकसान किया। सेक्शन 82 डिफ़ाइन कर रहा है एक्ट ऑफ चाइल्ड अंडर 10 ईयर ऑफ एज। भाई अगर कोई भी बच्चा जो 10 साल का है या 10 साल से कम का है वो कोई एक्ट करता है तो वो ऑफेंस नहीं कहलाएगा, वो ऑफेंस के ज़िम्मे में नहीं आएगा। ये डिफ़ाइन करता है सेक्शन 82। सेक्शन 83 डिफ़ाइन करता है एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अबाउट 10 एंड अंडर 12 ऑफ इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग। तो सेक्शन 83 में सिंपली ये डिफ़ाइन कर रहा है, टाइटल में अगर हम देखें 83 का कि बोला है बच्चा जो 10 से 12 साल के अंदर का हो, बट अगर इस एक्सप्लेनेशन में हम चलते हैं, एक्सप्लेनेशन में डिफ़ाइन कर रहा है कि अगर कोई चाइल्ड जो 10 साल से ऊपर है और 14 ईयर्स के अंडर है, अगर वो कोई एक्ट कमिट करता है तो वो ऑफेंस तस्वुर नहीं किया जाएगा क्योंकि जो बच्चा है उसकी अभी मैच्योरिटी नहीं आई है, उसने अभी मैच्योरिटी अंडरस्टैंडिंग सफिशेंट अटेंड नहीं की, उसको वो जज नहीं कर सकता उस सर्कमस्टेंसेस को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए जो है 14 ईयर तक का कहा गया है। तो सिंपली आपको ये ज़हन में रखना है, 14 ईयर तक अगर कोई बच्चा है कोई एक्ट कमिट करता है तो वो ऑफेंस नहीं समझा जाएगा। तो इससे मुतल्लिक एक केस ला है PLD 1966 पेशावर हाई कोर्ट का है, पेज नंबर 197 पे लिखा है, वो आप पढ़ सकते हैं, वो इससे डील करता है। सेक्शन 84 डिफ़ाइन कर रहा है एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। मीन्स के अगर कोई शख्स कोई एक्ट कमिट कर रहा है, जिस वक्त वो कोई एक्ट कमिट कर रहा है इस वक्त वो अनसाउंड माइंड है, मीन्स के वो पागल है, वो अनकेपेबल है कि वो जो एक्ट कर रहा है उसकी नेचर क्या है, क्या वो एक्ट रॉन्ग है या वो एक्ट कंट्रोरी टू लॉ है। मीन्स के उसको उस एक्ट के बारे में समझ ही ना हो कि वो कर क्या रहा है, वो उसका माइंडली डिस्टर्बेंस हो, अनसाउंड माइंड हो, अनकेपेबल हो वो चीज़ समझने के लिए। तो इस सूरत में अनसाउंड माइंड शख्स वो क्या होगा, वो शख्स ऑफेंडर नहीं होगा जो अनसाउंड माइंड की सूरत में कोई एक्ट कमिट करता है। सेक्शन 85 डिफाइन करता है एक्ट ऑफ अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ जजमेंट।
बाय रीज़न ऑफ इंटॉक्सिकेशन अगेंस्ट काज अगेंस्ट हिज विल, मीन्स के ऐसे शख्स का एक्ट जो इनकेपेबल हो जजमेंट के। रीज़न क्या है कि उसकी विल के अगेंस्ट उसको नशा दिया गया हो। तो इस सेक्शन में सिंपल ये डिफ़ाइन कर रहा है कि ऐसा कोई शख्स जो नशे की हालत में, इंटॉक्सिकेशन की हालत में या नशे की हालत में उसको पता ही नहीं है कि उस एक्ट की नेचर क्या है या वो जो काम कर रहा है वो एक्ट क्या है, रॉन्ग है या कंट्रोरी टू लॉ है। नशे की हालत में उस शख्स को कुछ पता ही नहीं चल रहा, बट कंडीशन ये है उसको नशा उसकी विल के अगेंस्ट दिया गया हो, मीन्स के ज़ोर ज़बरदस्ती दिया गया हो, या उस शख्स को उसकी नॉलेज में लाए बगैर वो नशा दिया गया हो, मीन्स के किसी खाने में मिलाकर या किसी दूसरी चीज़ में मिलाकर उस शख्स को नशा दिया गया हो। तो उसके बाद वो शख्स कोई ऑफेंस कमिट करता है तो वो ऑफेंस नहीं कहलाएगा। हाँ, इन केस के वो प्रूफ कर जाता है वो शख्स कि इन्होंने मेरी विल के अगेंस्ट मुझे इंटॉक्सिकेशन दिया था, तो वो ऑफेंस नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये एक डिफेंसेस है, मीन्स के एक्सेप्शंस दे रहा है कि इन केस जो ऐसे कोई होता है आप प्रूव कर लेते हैं तो आपको सज़ा नहीं दी जाएगी, वो ऑफेंस नहीं कहलाएगा। सेक्शन 86 डिफाइन कर रहा है ऑफेंस रिक्वायरिंग अ पार्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज कमिटेड बाय वन हु इज़ इंटॉक्सिकेटेड। तो सेक्शन 85 में जो बात कर रहा था इंटॉक्सिकेशन की, वो एक जर्नली बात कर रहा था। सेक्शन 86 में क्या है, एक पार्टिकुलर इंटेंट रिक्वायर्ड है, इसमें एक पार्टिकुलर नॉलेज रिक्वायर्ड है कि इन केस अगर कोई शख्स कोई ऐसा ऑफेंस कमिट करता है नशे की हालत में या कोई एक्ट कमिट करता है नशे की हालत में, बट वो नशा उस शख्स को उसकी विल के अगेंस्ट उसको ज़ोर ज़बरदस्ती दिया गया हो, उसकी नॉलेज में लाए बगैर दिया गया हो, उसके बाद अगर वो शख्स कोई एक्ट करता है तो वो ऑफेंस नहीं कहलाएगा। हाँ, इन केस अगर वो शख्स खुद अपनी मर्ज़ी से वो नशा लेता है उसके बाद कोई एक्ट करता है तो वो शख्स लाइबल होगा। इधर यह है कि एक पार्टिकुलर नॉलेज जो रिक्वायरमेंट है कि एक मीन्स के पार्टिकुलर इंटेंट भी रिक्वायर्ड है, मीन्स के जिस शख्स को आप वो डोज दे रहे हैं, इंटॉक्सिकेशन कर रहे हैं, उसको पता है कि आप कोई चीज़ कमिट करने वाले हैं, एक्ट कमिट करने वाले हैं, बट आपको ये नहीं पता कि किससे करवाने वाला है। इन केस वो आपसे ही करवा लेते हैं आपको इंटॉक्सिकेशन देकर, तो इस सूरत में ये समझा जाएगा कि आपने कोई भी ऑफेंस कमिट नहीं किया। सेक्शन 87 डिफाइन करता है एक्ट नॉट इंटेंडेड एंड नॉट नॉन टू बी लाइकली टू काज डेथ और ग्रीवियस हर्ट डन बाय कंसेंट। भाई ऐसा कोई एक्ट जो आप विदाउट इंटेंट और ना ही आपको पता है कि मैं ये एक्ट करूँगा तो इससे किसी शख्स का इंतकाल हो सकता है या उसको जिस्मानी नुकसान पहुँच सकता है, चाहे वो उसकी कंसेंट ही हो। तो सिंपली इसमें ये डिफ़ाइन कर रहा है कि ऐसा कोई एक्ट जिससे किसी की डेथ हो जाए या किसी को जिस्मानी नुकसान पहुँचे, वो जो डूअर है उसको पता नहीं है कि मैं ये एक्ट तो कर रहा हूँ, बट इसको ये मालूम नहीं है कि इस एक्ट से इस शख्स की डेथ हो सकती है या इसको बॉडली या ग्रीवियस हर्ट मीन्स के जिस्मानी नुकसान पहुँच सकता है। तो अगर ऐसा कुछ सर्कमस्टेंसेस हैं तो हम नहीं कहेंगे कि उस शख्स ने ऑफेंस कमिट किया है, क्योंकि वो उस शख्स की ना ही इंटेंट थी, ना ही उस शख्स को पता था कि मेरे इस एक्ट से इस शख्स की डेथ होगी या उसको जिस्मानी नुकसान पहुँचेगा, चाहे उस शख्स ने किसी की कंसेंट से ही वो काम ही क्यों ना किया हो। या ऐसा कोई शख्स जिसकी एज 18 ईयर से ऊपर है, मीन्स कि वो मैच्योर है, अगर वो अपनी रज़ामंदी देता है, अपनी कंसेंट देता है कि भाई आप ये एक्ट करें या हम दोनों मिलकर ये एक्ट करते हैं, तो उन दोनों को ये पता नहीं कि हमारे इस एक्ट से हम दोनों में से किसी की जान भी जा सकती है, हम दोनों को किसी भी किस्म का नुकसान जिस्मानी पहुंच सकता है, उसको इस चीज़ की पता ही नहीं है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो ये ऑफेंस नहीं कहलाएगा। जैसे कि इलिस्ट्रेशन में डिफ़ाइन कर रहा है, सिंपली डिफ़ाइन कर रहा है, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मिस्टर ए और मिस्टर जेड ये दोनों एग्री करते हैं कि हम जस्ट अम्यूज़मेंट के लिए, जस्ट तफरी के लिए हम कुल्हाड़ीबाजी और तलवारबाजी करते हैं, ठीक है।
मिस्टर ए मिस्टर जेड दोनों एग्री हो जाते हैं। तो ड्यूरिंग तलवारबाजी वो क्या कि मिस्टर जेड को नुकसान पहुंचाता है। मिस्टर ए अपने हिसाब से अच्छे तरीके से खेल रहा है, बैट भी खेल रहा है। अचानक से उन दोनों को पता नहीं था कि हमें कोई नुकसान पहुंच जाएगा या किसी की डेथ हो सकती है। तो ड्यूरिंग तलवारबाजी मिस्टर जेड को कोई नुकसान पहुंचता है, ग्रीवियस हर्ट पहुंचता है, बॉडीली को नुकसान पहुंचता है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि मिस्टर ए ने ऑफेंस कमिट किया है, नहीं, क्योंकि वो दोनों एग्री थे। उन्होंने जस्ट अम्यूज़मेंट के लिए वो काम कर रहे थे, जस्ट तफरी के लिए। उनको ये नॉलेज में नहीं था। यहाँ जैसे कि हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि भाई मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों एग्री होते हैं कि भाई हम जस्ट फाइटिंग करते हैं सीखने के लिए। जैसे कि हमें कुछ टिप्स मिल जाएंगे फाइटिंग कैसे करते हैं, दोनों की कंसेंट है। और इन केस मिस्टर ए को हर्ट पहुंच जाता है, उसको ग्रीवियस हर्ट उसको जो है पहुंच जाता है, जिस्मानी कोई हर्ट नुकसान पहुंचता है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि भाई मिस्टर बी ने ऑफेंस कमिट किया है। नहीं भाई, वो तो जस्ट अम्यूज़मेंट के लिए खेल रहे। तो दोनों एग्री थे इस बात से, उनको ये पता नहीं था कि हमारे इस एक्ट से हमें ही नुकसान पहुंच सकता है। तो इस केस में ये भी ऑफेंस नहीं होगा। सेक्शन 88 सिंपली डिफाइन करता है एक्ट नॉट इंटेंड टू काज डेथ डन बाय कंसर्न्ड इन गुड फेथ फॉर पर्सन्स बेनिफिट। तो इस सेक्शन में सिंपली ये डिफाइन कर रहा है कि किसी भी शख्स का किसी को मारने की इंटेंशन नहीं है। तो हम इस रीज़न के इस आधार पर नहीं कहेंगे कि इस शख्स ने इस शख्स को नुकसान पहुंचाया है। हालांकि जो शख्स एक्ट कमिट कर रहा है उसकी नॉलेज में है कि इस एक्ट से इस शख्स की जान भी जा सकती है, बट वो शख्स उस शख्स को बेनिफिट पहुंचाने के लिए वो एक्ट कर रहा है। तो उस शख्स को बेनिफिट पहुंचाने के लिए वो उसकी कंसर्न से और अपनी गुड फेथ में वो एक्ट करता है। और कंसर्न वो चाहे एक्सप्रेसली हो चाहे इम्प्लाइड हो, वो उस शख्स को बचाने के लिए, उस शख्स को फ़ायदा देने के लिए वो एक्ट करता है, वो रिस्क लेता है। इन केस उसकी डेथ हो जाती है तो हम नहीं कहेंगे कि उस शख्स ने ऑफेंस कमिट किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल इलिस्ट्रेशन में बता रहा है कि मिस्टर ए एक सर्जन है और मिस्टर जेड का एक पार्टिकुलर ऑपरेशन कर रहा है। मिस्टर ए को पता है कि इस एक्ट से इस ऑपरेशन से मिस्टर जेड की जान जा सकती है। हालांकि मिस्टर ए को बहुत सारी तकलीफ़ हो रही है। तो मिस्टर ए अपनी गुड फेथ में और मिस्टर जेड की कंसर्न से वो ऑपरेशन करता है। मिस्टर ए की इंटेंशन नहीं है कि मैं मिस्टर जेड को मार दूं, बल्कि मिस्टर ए गुड फेथ में ये चाहता है कि उसको जो तकलीफ़ है उसको ख़त्म हो जाए उस पर्सन के बेनिफिट के लिए। बट इन केस कि मिस्टर जेड की डेथ हो जाती है तो हम नहीं कहेंगे भाई मिस्टर ए ने ऑफेंस कमिट किया है, क्योंकि मिस्टर ए ने गुड फेथ में उस पर्सन के बेनिफिट के लिए उसका ऑपरेशन किया और मिस्टर जेड की नॉलेज में भी था कि इस ऑपरेशन में इसकी जान भी जा सकती है। तो उसने उस शख्स की कंसर्न से और अपनी गुड फेथ में उसने पूरी कोशिश की उसको बचाऊं, फिर भी ना बचा। तो ये हम नहीं कहेंगे कि इस शख्स ने ऑफेंस कमिट किया है। तो सिंपल ये था सेक्शन 88। सेक्शन 89 सिंपली ये डिफाइन कर रहा है कि एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ चाइल्ड और इनसेंट पर्सन बाय कंसेंट ऑफ द गार्जियन। भाई ऐसा कोई एक्ट गुड फेथ में किया जाए जिसमें चिल्ड्रन या इनसेंट पर्सन मीन्स के जो पागल शख्स है उसका बेनिफिट हो और उनका जो गार्जियन है उनकी कंसेंट से। तो सेक्शन 89 में सिंपल ये डिफ़ाइन कर रहा है कि अगर कोई शख्स गुड फेथ में कोई एक्ट करता है जिनसे जो चाइल्ड है, जो इनसेंट पर्सन है, उनका बेनिफिट हो। वो चाइल्ड जो 12 साल तक का या 12 साल से कम है या जो अनसाउंड माइंड, जो इनसेंट पागल पर्सन है, तो उनके जो भी गार्जियन होंगे या जिनको लॉफुली उनकी चार्ज दी गई होगी, उनके गार्जियन या उन शख्स से एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली उनकी कंसेंट ली जाएगी। कंसेंट के बाद वो एक्ट किया जाएगा। हाँ, वो एक्ट जो शख्स कर रहा है, जो डूअर है, उसको पता है कि मेरे इस एक्ट से इस शख्स को नुकसान पहुंच सकता है, बट वो उसके बेनिफिट के लिए वो काम करता है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि उस शख्स ने ऑफेंस कमिट किया है। हाँ, बट उसके लिए कुछ कंडीशन बताई गई हैं जैसे कि
एक्सेप्शन ये बताई गई है कि जो शख्स जो डूअर है, अगर वो इंटेंशनली उस शख्स को डेथ पहुंचाता है या उसको डेथ पहुंचाने की कोशिश करता है तो वो ऑफेंस कहलाएगा। नंबर 2 में ये कर रहा है कि नंबर 2 एक्सेप्शन ये है कि अगर कोई शख्स एक्ट कर रहा है, उसको पता है कि मेरे इस एक्ट से क्या डेथ भी हो सकती है, बट वो इस पर्पस के लिए कर रहा है कि इस शख्स को जो जिस्मानी नुकसान पहुंचने वाला है उससे बचाया जाए या उसको डेथ होने से बचाया जाए, इसलिए अगर वो करता है तो वो ऑफेंस नहीं होगा। अगर इसके अलावा वो दूसरे किसी पर्पस के लिए करता है तो वो ऑफेंस के ज़िम्मे में आएगा। नंबर 3 कंडीशन ये बता रहा है कि नंबर 3 एक्सेप्शन ये है कि अगर कोई शख्स वॉलंटरी किसी शख्स को ग्रीवियस जिस्मानी नुकसान पहुंचाता है या पहुंचाने की कोशिश करता है इस पर्पस के लिए कि इस पर्पस के लिए उसको मार भी देता है या उसको जिस्मानी नुकसान भी पहुंचाता है, इस पर्पस के लिए कि ये जो बीमारी है या ये जो चीज़ें ज़्यादा स्प्रेड ना हो, ज़्यादा फैले ना, ये डिजीज़ जो है ज़्यादा फैले ना, उस पर्पस के लिए उस शख्स को मार भी देता है या उस शख्स को उस पर्पस के लिए जिस्मानी नुकसान पहुंचाता है, तो हम ये नहीं कहेंगे उसने ऑफेंस किया है। तो इन केस के इन दोनों चीज़ों के अलावा वो किसी को मार देता है, इस चीज़ से अलावा कि ये डिजीज़ फैले ना, उसके अलावा किसी को मार देता है, तो वो कहेंगे उस शख्स ने ऑफेंस किया है। नंबर 4 में ये क्या है कि एक्सेप्शन ये है कि अगर कोई शख्स अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस करता है या कमिट करने की कोशिश करता है तो वो ऑफेंस में नहीं आएगा। तो नीचे एक इलिस्ट्रेशन दी गई है, एग्जाम्पल दिया गया है कि मिस्टर ए गुड फेथ में अपने बच्चे की बेनिफिट के लिए अपने बच्चे के कंसर्न के बगैर उसका ऑपरेशन करवाता है। मीन्स के उसकी किडनी में एक स्टोन है तो उसको निकलवाने के लिए उसका ऑपरेशन करवाता है, हालांकि मिस्टर को ये पता है कि इस ऑपरेशन से मेरे बच्चे की जान भी जा सकती है, बट उसकी जो डॉक्टर है, जो सर्जन है, उसकी ये इंटेंशन नहीं है कि मैं इस बच्चे को मारूं। तो इधर एक्सेप्शन ये है कि मिस्टर ए को ये भी मालूम है कि उसका ये मकसद है कि मैं अपने बच्चे की सेहत के लिए, अपने बच्चे की सेहत को तंदुरुस्त करने के लिए मुझे ये ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, तो वो करवाता है। तो इनके डेथ हो जाती है तो हम ये नहीं कहेंगे उस शख्स ने जो है ऑफेंस कमिट किया, क्योंकि उस शख्स ने गुड फेथ में उस बच्चे का ऑपरेशन किया। तो इन केस हो भी जाती है तो ये हम नहीं कहेंगे कि भाई डॉक्टर ने या सर्जन ने ऑफेंस कमिट किया है। सेक्शन 19 ये डिफ़ाइन कर रहा है कंसर्न नोन टू बी गिवन अंडर फेयर और मिसकंसेप्शन। भाई गलत फहमी में या फेयर में कोई शख्स कंसर्न दे देता है तो सेक्शन 19 के तहत अगर कोई शख्स फेयर में रहकर या मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट में रहकर कोई कंसर्न देता है तो इस एक्ट के तहत उस कंसर्न के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा, क्योंकि वो एक कंसेंट नहीं होगी। जैसे कि हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही पढ़ा था कि कंसेंट विदाउट फियर, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिसकंसेप्शन, फ्रॉड, मिस्टेक, अनडू इन्फ्लुएंस होनी चाहिए। तो अगर कोई भी शख्स फियर में या मिसकंसेप्शन में कोई कंसेंट दे देता है तो उस कंसेंट के ऊपर कोई भी एक्ट नहीं होगा। अगर कोई एक्ट करता है तो वो समझा जाएगा उस एक्ट ने उस शख्स ने ऑफेंस कमिट किया है। या इन केस कोई पागल शख्स है, इंसेंस पर्सन है, वो कोई कंसर्न दे देता है तो हालांकि वो शख्स जो है वो अनसाउंड माइंड है या उसको इंटॉक्सिकेशन किया गया है, वो इंटॉक्सिकेशन हालत में कोई कंसर्न दे रहा है, उसको पता ही नहीं है उस कॉन्सिक्वेंस की नेचर क्या है, वो फिर भी उसकी कंसर्न दे देता है अनसाउंड माइंड की सूरत में, तो वो कंसर्ट जो है कंसेंट नहीं होगी, वो रज़ामंदी नहीं कहलाएगी, क्योंकि वो कंसेंट जो है मिसकंसेप्शन या फियर में दी गई है वो उस चीज़ को ला रिकॉग्नाइज नहीं करता। अगर उस कंसर्न पागल पर्सन की कंसर्न से या बच्चे की कंसर्न से कोई शख्स किसी को कुछ एक्ट कर भी देता है तो वो कंसर्न नहीं कहलाएगी, वो कहेंगे कि उस शख्स ने ऑफेंस कमिट किया है। ये बच्चा है, ये पागल है, इसको किस चीज़ की समझ ही नहीं है, उसकी कहाँ से कंसर्न आई। तो सिंपल ये डिफ़ाइन कर रहा है। सेक्शन 91 डिफ़ाइन करता है एक्सक्लूजन ऑफ एक्ट्स विच आर ऑफेंसेस इंडिपेंडेंटली ऑफ अ हार्म्ड काज।
तो उसमें सिंपल ये डिफ़ाइन कर रहा है कि सेक्शन 87, 88 और 89 में जो एक्सेप्शंस बताई गई हैं उसके अलावा अगर कोई शख्स इंडिपेंडेंटली किसी को वॉलंटरली कोई नुकसान पहुंचाता है, चाहे उसमें उस एक्ट में उस पर्सन की कंसेंट हो या उस पर्सन के बिहाफ में किसी ने कंसेंट दी हो, बट जो शख्स एक्ट कर रहा है वो इंडिपेंडेंटली और वॉलंटरली उसको नुकसान पहुंचा रहा है, तो वो ऑफेंस के ज़िम्मे में आएगा। क्योंकि सेक्शन 87, 88 और 89 में से कोई बात की ही नहीं गई है। वो शख्स क्या है, उसकी इंटेंशन है, वो इंटेंशनली उसको कोई नुकसान पहुंचा रहा है तो वो ऑफेंस के ज़िम्मे में आएगा, चाहे उसमें कंसेंट हो या उसके बिहाफ पे किसी ने दी हुई हो, तो वो ऑफेंस होगा। जैसे कि इलिस्ट्रेशन में बता रहा है, काजिंग मिसकैरेज मीन्स के किसी औरत का बच्चा गिराना। तो अगर कोई शख्स किसी भी औरत का बच्चा इस पर्पस के लिए गिरा रहा है कि उस औरत की जान बचाई जाए, तो इसलिए वो उस शख्स को उस वुमेन को नुकसान पहुंचा रहा है। या इसके अलावा अगर वो किसी दूसरे पर्पस के लिए उसको नुकसान पहुंचा रहा है, उसका बच्चा गिरा रहा है या इंटेंशनली उसको कोई दूसरा नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो वो शख्स ऑफेंस के ज़िम्मे में आएगा। अगर इन केस वो उसकी जान बचाने के लिए उस बच्चे को गिरा रहा है तो इट्स वेल एंड गुड। अगर नहीं, इसके अलावा अगर कोई रीज़न है या उसकी इंटेंशन है उसको कोई काज पहुंचाने की, तो वो ऑफेंस के ज़िम्मे में आएगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 91। सेक्शन 92 डिफाइन करता है एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ अ पर्सन विदाउट कंसेंट। मीन्स के गुड फेथ में कोई एक्ट मुकम्मल करना किसी शख्स के बेनिफिट के लिए विदाउट हिज कंसेंट। तो इस सेक्शन में सिंपली ये डिफ़ाइन कर रहा है कि अगर कोई शख्स किसी गुड फेथ में कोई ऐसा एक्ट करता है जिससे उस शख्स के बेनिफिट होता है, उस शख्स के बेनिफिट के लिए कुछ एक्ट करता है उस शख्स की कंसेंट के बगैर, या ऐसी कोई सर्कमस्टेंसेस है जिसमें उस शख्स की कंसेंट लेना ही इम्पॉसिबल है, या उस शख्स की जो कंसेंट देना वो शख्स इनकेपेबल है कंसेंट देने के लिए, या उसका जो गार्जियन है या उस शख्स का जिसके पास चार्जेस है उस शख्स की, वो इम्पॉसिबल है उस शख्स की कंसेंट लेना। तो विदाउट कंसेंट कोई शख्स उसके बेनिफिट के लिए अगर कोई एक्ट कमिट करता है तो हम नहीं कहेंगे कि उस शख्स ने वो ऑफेंस कमिट किया है। तो इसमें कुछ कंडीशंस, चार कंडीशंस बताई गई हैं। नंबर 1 के एक्सेप्शन ये है कि अगर कोई शख्स इंटेंशनली उस किसी को डेथ पहुंचाता है या उसको मारने की कोशिश करता है, तो वो ऑफेंस के ज़िम्मे में आएगा। नंबर 2 एक्सेप्शन में ये डिफ़ाइन कर रहा है कि अगर कोई शख्स किसी को नुकसान पहुंचाता है इस पर्पज़ से कि इस शख्स को जो ग्रीवियस हर्ट पहुंचने वाली है उससे बचाया जा सके, या ये शख्स मरने वाला है इसीलिए उसको बचाने के लिए हमें थोड़ा नुकसान इसको पहुंचाना होगा, या इसीलिए नुकसान पहुंचाते हैं कि उसकी इन्फर्मिटी के लिए या ग्रीवियस कोई डिजीज़ ख़तरनाक हो गई उसके लिए बचाते हैं, जैसे कि वो डिजीज़ सेपरेट ना हो। अगर इन पर्पस के अलावा अगर उस शख्स को वो नुकसान पहुंचाता है तो वो शख्स ऑफेंडर होगा। अगर इन पर्पस के लिए किसी शख्स को नुकसान पहुंचाता है तो वो समझा जाएगा कि ऑफेंडर नहीं है। नंबर 3 में ये बात कर रहा है कि अगर कोई शख्स किसी को वॉलेंटरली इंटेंटली कोई हर्ट पहुंचाता है या हर्ट पहुंचाने की कोशिश करता है इसलिए कि इसको जो ज़्यादा नुकसान होने वाला है उससे बचाया जा सके, ज़्यादा तकलीफ़ होने वाली है उससे बचाया जा सके, या इस सूरत में ये मर भी सकता था तो इसको बचाने के लिए हमने वॉलेंटरली इंटेंशनली उस शख्स को हर्ट पहुंचाया, तो ये एक्सेप्शन है। अगर इसके अलावा कोई उसका मकसद है, कोई किसी दूसरे मकसद के लिए उसको हर्ट पहुंचाता है, पहुंचाने की कोशिश करता है, तो वो ऑफेंस में आएगा। नंबर 4 में ये बात कर रहा है कि अगर कोई शख्स अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस की अबेटमेंट करता है या ऑफेंस कमिट करने की कोशिश करता है तो वो शख्स भी इस एक्ट के ज़िम्मे में आएगा। नंबर 4 में ये डिफ़ाइन कर रहा है, नंबर 4 एक्सेप्शन ये है कि अगर कोई शख्स अबेटमेंट ऑफ द ऑफेंस करता है तो ठीक है, अगर वो कमिटिंग ऑफ द ऑफेंस करता है तो ये क्या होगा, ऑफेंस होगा।
अब इसके बाद इलिस्ट्रेशन है, 4 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे कि आपको अच्छे नमूने से इस सेक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, इस वजह से 4 एग्जाम्पल दिए गए हैं जो हम अभी डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 में ये डिफाइन कर रहा है कि मिस्टर जेड घोड़े से गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद मिस्टर ए जो है सर्जन है, वो मिस्टर जेड को देखता है। देखने के बाद कहता है कि मिस्टर जेड के खोपड़ी में या दिमाग में हमें सुराख करना पड़ेगा। तो इधर मिस्टर ए की कोई भी इंटेंशन नहीं है मिस्टर जेड को मारने की, हालांकि जो मिस्टर ए है वो अपनी गुड फेथ में मिस्टर जेड के बेनिफिट की बात कर रहा है, उसके फ़ायदे की बात कर रहा है। वो ये कहता है कि अगर हम इसके दिमाग में कोई सुराख करेंगे तो मिस्टर जेड ठीक ठाक हो जाएगा, उसके पावर ऑफ जजिंग वापसी आ जाएंगे। तो इस सूरत में मिस्टर ए ने कोई भी ऑफेंस कमेंट नहीं किया, इधर ना ही कोई कंसर्न की बात कर रहा है। जैसे कि हमने इसमें डिस्कस किया कि अगर कोई शख्स किसी ऐसा एक्ट करता है किसी शख्स के बेनिफिट के लिए, उसमें उसकी कंसर्न हो या ना हो, विदाउट कंसर्न बात कर रहा है। इधर कंसर्न का कोई भी जिक्र नहीं है, इसमें मिस्टर जेड की कंसर्न हो ना हो, उसके भले के लिए मिस्टर ए गुड फेथ में उसके दिमाग में सुराख कर रहा है। तो ये क्या है, इधर हम नहीं कहेंगे भाई मिस्टर ए ने ऑफेंस कमिट किया है, बट मिस्टर ए को प्रूफ करना पड़ेगा कि उसने गुड फेथ में ये काम किया है, उसी कोई भी दूसरा पर्पज़ नहीं था उसको नुकसान पहुंचाने का। मीन्स के एक शख्स को नुकसान पहुंचाया जा रहा है इसलिए कि उसको बेनिफिट हो। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा सेक्शन का। एग्जाम्पल नंबर 2 में ये डिफ़ाइन कर रहा है कि एक टाइगर होता है जो मिस्टर जेड को कैरी ऑफ कर लेता है या पकड़ लेता है या खाने की कोशिश करता है या उसके सामने आ जाता है। तो उसके आसपास में मिस्टर ए खड़ा हुआ था है, उसके हाथ में एक गन होती है। मिस्टर ए को ये भी मालूम है कि मैं अगर फायर करूंगा तो मिस्टर ए को भी नुकसान पहुंच सकता है, मिस्टर जेड को भी लग सकती है। तो मिस्टर ए गुड फेथ में विदाउट इंटेंशनली वो टाइगर को फायर करता है, बट बाय टाइगर को फायर करता है, लग मिस्टर जेड को जाती है। तो मिस्टर जेड को उस वजह से कुछ ज़ख़म वगैरह आते हैं या उसकी डेथ भी हो जाती है। तो ये नहीं कहेंगे कि मिस्टर ए ने ऑफेंस कमिट किया है, क्योंकि अगर इधर जो है कंसेंट लेना भी इम्पॉसिबल थी और कंसेंट देना भी इम्पॉसिबल है, ठीक है ना, जैसे कि हमने सेक्शन की स्टार्टिंग में डिस्कस किया था विदाउट कंसेंट। तो इधर मिस्टर ए अपनी गुड फेथ में फायर करता है तो लग मिस्टर जेड को जाती है, जिसकी वजह से मिस्टर जे मर जाता है या उसको कोई ज़ख़म लगते हैं। तो ये हम नहीं कहेंगे कि भाई मिस्टर ए ने ऑफेंस कमिट किया है, नहीं, वो गुड फेथ में कर रहा था। एग्जाम्पल नंबर 3 ये डिफ़ाइन कर रहा है कि मिस्टर ए एक सर्जन है, जो मिस्टर एक सर्जन है जो किसी बच्चे को किसी हादसे में देखता है या किसी एक्सीडेंट हो जाता है तो अचानक मिस्टर ए एक सर्जन है वो देख लेता है। तो मिस्टर ए देखता है कि इसकी कंडीशन क्रिटिकल है, सीरियस है, इसका इमीडिएटली हमने ऑपरेशन नहीं किया तो इस बच्चे की जान भी जा सकती है, और ना ही उसी वक्त कोई उसका गार्जियन अवेलेबल है जिससे उसकी कंसेंट ले। तो मिस्टर ए अपनी गुड फेथ में उस बच्चे का ऑपरेशन करता है उस बच्चे को बचाने के लिए। इन केस उस बच्चे की अगर डेथ हो जाती है, अगर बच जाता है वेल एंड गुड, अगर उसको कुछ नुकसान पहुंचता है या उन केस उसकी डेथ भी हो जाती है तो इधर हम नहीं कहेंगे भाई मिस्टर ए ने ऑफेंस कमिट किया है, क्योंकि कुछ सिचुएशन ही ऐसी थी, अगर हम उसका ऑपरेशन ना भी करते तो ख़ुद मर जाता। इससे अच्छा था कि हम गुड फेथ में उसने उस बच्चे को बचाने की कोशिश की, बच जाता है वेल एंड गुड। अगर इन केस नहीं बचता तो इसमें हम नहीं कहेंगे भाई मिस्टर ए ने कोई ऑफेंस कमिट किया है। एग्जाम्पल नंबर 4 में सिंपली ये डिफ़ाइन कर रहा है कि मिस्टर ए अपने बच्चे मिस्टर जेड के साथ एक घर में रह रहा है और उस घर को अचानक आग लग जाती है। आग लगने के बाद जो नीचे बंदे खड़े होते हैं, जो नीचे शख्स खड़े होते हैं, वो एक चादर एक ब्लैंकेट पकड़कर 4-5 बंदे उधर पकड़े हुए होते हैं। तो मिस्टर ए क्या करता है, अपना बच्चा जो मिस्टर जेड है उसको नीचे छत से नीचे फेंक देता है, घर से नीचे फेंक देता है। हालांकि मिस्टर ए को पता है अगर इस चादर के ऊपर मेरा बच्चा ना गिरा तो उसकी डेथ भी हो सकती है।
बट वो गुड फेथ में इंटेंशनली अपने बच्चे को बचाने के लिए, अपने बच्चे के फ़ायदे के लिए उसको नीचे फेंकता है। इन केस वो बच्चा उसके ऊपर नहीं गिरता, मर जाता है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि मिस्टर ए ने वो ऑफेंस कमिट किया है, क्योंकि मिस्टर ए ने गुड फेथ में नीचे फेंक दिया। अमूमन जैसे कि हम फिल्म्स में देखते हैं कि कहीं आग लग जाती है, किसी को भागना होता है, ऊपर से छलांग लगाते हैं, नीचे काफ़ी लोग जो है ना एक चादर पकड़ कर खड़े होते हैं, जिसके ऊपर वो गिरते हैं तो बच जाते हैं। अगर वो बच्चा ना गिरा, इन केस मर गया, तो ये नहीं कहेंगे भाई मिस्टर ए ने वो ऑफेंस कमिट किया है। तो सिंपली ये थे 4 एग्जाम्पल इस सेक्शन से मुतल्लिक। आपको अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, मुझे उम्मीद है। नीचे एक छोटी एक्सप्लेनेशन दी गई है, इसमें ये कह रहा है कि सेक्शन 88, 89 और 92 की जो मीनिंग है उसमें यह है कि बेनिफिट पैसों का बेनिफिट नहीं होगा, पेक्यूनरी बेनिफिट के लिए नहीं। भाई जैसे कि हमने 88, 89, 92 में डिस्कस किया कि किसी शख्स के बेनिफिट के लिए उसमें पेक्यूनरी बेनिफिट इंक्लूड नहीं होगा, गाइस उसके पैसे के बेनिफिट के लिए वो कोई एक्ट कर रहा है, नहीं। तो ये एक्सप्लेनेशन बता रहा है। अब आते हैं सेक्शन 93 की तरफ। सेक्शन 93 सिंपली डिफाइन करता है कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ। इस सेक्शन में ये डिफाइन कर रहा है कि अगर कोई शख्स गुड फेथ में किसी के साथ कम्युनिकेशन करता है, किसी को इन्फॉर्मेशन देता है या किसी को इतला देता है, तो जिस शख्स को इतला दी जा रही उसको नुकसान हो रहा है उस इतला से, बट जो शख्स इतला दे रहा है वो ये सोच कर दे रहा है कि इसमें इस शख्स का बेनिफिट है, वो गुड फेथ में दे रहा है, उसकी कोई भी क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है, तो वो ऑफेंस नहीं कहलाएगी। जैसे कि इलिस्ट्रेशन में बता रहा है कि मिस्टर ए एक सर्जन है, वो गुड फेथ में उसके पेशेंट के साथ कम्युनिकेट करता है, उसको इतला देता है कि भाई आप अब ज़िंदा ज़्यादा नहीं रहने वाले। तो पेशेंट इस कम्युनिकेशन इस इतला से अगर मर भी जाता है तो हम ये नहीं कहेंगे भाई मिस्टर ए ने क्या है कि ऑफेंस कमिट किया है, क्योंकि हालांकि मिस्टर ए को ये पता भी था कि मैं इसको ये इन्फॉर्मेशन ये इतला दूंगा तो उसकी डेथ हो सकती है, वो सदमे में मर भी सकता है। तो ऐसा ही होता है कि मिस्टर ए उसको इतला देता है गुड फेथ में, तो उस वजह से उस सदमे से वो मर जाता है। तो ये नहीं कहेंगे भाई मिस्टर ए ने उसको ऑफेंस कमिट किया है। ये एक जनरली बात है, एक्सेप्शंस है ना, तो एक्सेप्शन में जनरली बात करता है। डिफेंसेस है, हम अपने आप को बचाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, तो ये डिफेंसेस है, तो ये हमें क्रिमिनल केस में बहुत बेनिफिट देंगे, बहुत बेनिफिट हमें अपने आप को डिफेंस बचाना हो तो हम ये एक्सेप्शंस का बहुत बड़ा सहारा लेते हैं। तो ये सिंपली डिफाइन कर रहा था सेक्शन 93। सेक्शन 94 सिंपली ये डिफाइन कर रहा है एक्ट टू विच अ पर्सन इज़ कॉम्पेल्ड बाय थ्रेट, मीन्स सिंपली इसमें ये डिफाइन कर रहा है अगर कोई शख्स किसी मजबूरी में या किसी थ्रेट में कोई ऑफेंस कमिट करता है, सिवाय 2 ऑफेंसेस के, एक मर्डर का, दूसरा ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट जिसकी सज़ा डेथ हो, इन 2 ऑफेंसेस को छोड़कर अगर कोई भी शख्स मजबूरी में थ्रेड में आकर कोई भी ऑफेंस कमिट करता है तो हम ये नहीं कहेंगे कि भाई इस शख्स ने ऑफेंस कमिट किया है। बट थ्रेट या मजबूरी क्या हो कि जो शख्स ऑफेंस करवा रहा है वो कहे कि भाई अगर आपने ये काम नहीं किया तो मैं आपको मार दूंगा, मौत मार धमकियाँ हो, या ये कहे कि आपने ये काम नहीं किया तो मैं आपके बच्चे को, आपकी फैमिली को मार दूंगा, या उसके बच्चे को अगवा कर उस शख्स को मजबूर करे भाई आपने ये काम नहीं किया तो मैं आपके बच्चे को मार दूंगा। दैट इज़ अ मौत मार धमकियों, ये मौत मार धमकियाँ हैं, ठीक है ना। ऐसे धमकियाँ नहीं हो कि भाई आपने ये काम नहीं किया मैं आपको 2 थप्पड़ मार दूंगा, मैं आपको घर से निकाल दूंगा, दुकान से निकाल दूंगा, ऐसी धमकियाँ नहीं। मौत मार धमकियाँ हो, उसमें आकर कोई ऑफेंस कमिट करता है तो वो नहीं कहेंगे कि इस शख्स ने ऑफेंस कमिट किया है। और जो शख्स ऑफेंस कमिट कर रहा है उसको ये भी नॉलेज में है कि मेरे इस एक्ट से उसकी जान भी जा सकती है या उसको और कुछ नुकसान भी हो सकता है। बट वो इधर एक कंडीशन रखी गई है कि जो भी शख्स कोई भी ऐसा एक्ट करता है तो वो उसकी अपनी अकार्ड से नहीं हो, उसको अपनी मंजूरी, उसकी अपनी चाहत से ना हो,
वो किसी की मजबूरी में आकर, किसी के थ्रेट में आकर वो काम करता है, या किसी के दबाव में आकर अगर वो काम करता है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि इस शख्स ने ऑफेंस कमिट किया है। तो ये दो ऑफेंसेस आपको जहन में रखने होंगे। अगर मजबूरी में आकर वो ऑफेंस भी कमिट कर देता है, या ऐसे ऑफेंस कमिट करता है जिसकी पनिशमेंट डेथ है, तो वो शख्स पनिशमेंट के लायक होगा, वो इस एक्सेप्शन में नहीं आएगा। तो नीचे एक्सप्लेनेशन दी गई है। भाई अगर कोई शख्स अपनी मर्ज़ी से, या कोई शख्स उसको धमकियाँ दे कि भाई आप ये काम नहीं करोगे तो मैं आपको पीटूंगा, मारूंगा नहीं, पीटूंगा, तो वो इस धमकी से किसी गैंग को ज्वाइन कर लेता है, तो इस सूरत में वो शख्स अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफेंडर कहलाएगा। वो सिर्फ इस धमकी से वो गैंग ज्वाइन कर रहा है डकैती की कि भाई वो मुझे पीटेंगे, मारेंगे नहीं, जान से पीटेंगे, इस वजह से वो कोई ऑफेंस कमिट करता है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ वो ऑफेंस है। वो बेनिफिट का एंटाइटल नहीं है, मीन्स कि उसको पनिशमेंट मिलेगी, उसको उससे कोई भी बचाव डिफेंस नहीं मिलेगा। एक्सेप्शन नंबर 2 है कि कोई शख्स किसी को क्या है थ्रेट करता है कि भाई आप ये काम नहीं करेंगे तो मैं आपको जान से मार दूंगा। मीन्स कि एक डकैट्स का ग्रुप, गैंग है, वो किसी को कहता है कि आप ये काम नहीं करोगे तो मैं आपको जान से मार दूंगा, तो ये ऑफेंस नहीं होगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया गया है एक्सप्लेनेशन नंबर 2 में कि एक लोहार होता है, उसके पास डकैट्स की एक गैंग आती है, उसको धमकियां देती है कि आप हमारे साथ चलो और हमें ये घर का दरवाज़ा खोल के दो, अगर आप ये नहीं करके देंगे तो हम आपको जान से मार देंगे। तो जो लोहार है वो इस एक्सेप्शन का एंटाइटल है कि इस एक्सेप्शन से बेनिफिट हासिल करे, इस एक्सेप्शन से डिफेंसेस हासिल करे, क्योंकि उसको मौत मार की धमकी दी जा रही है और वो उसको लाख खोल के दे रहा है, तो ये ऑफेंस नहीं कहलाएगा। तो ये दो सिचुएशन थी, दो एक्सप्लेनेशन थी सेक्शन 94 की। तो सिंपली यही कॉन्सेप्ट था सेक्शन 94 का। सेक्शन 95 डिफाइन करता है एक्ट काजिंग स्लाइट हार्म। स्लाइट हार्म मीन्स के हल्का सा नुकसान। इस सेक्शन में ये डिफाइन कर रहा है कि अगर कोई शख्स किसी दूसरे शख्स को हल्का सा नुकसान पहुंचाता है या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो इसमें एक कंडीशन रखी गई है, जिसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है या पहुंचाने की कोशिश कर रहा है वो एक स्लाइट हार्म हो, मीन्स के हल्का सा नुकसान हो, तो वो ऑफेंस नहीं कहलाएगा। क्योंकि हल्का सा नुकसान होगा तो ये अंडरस्टूड बात है कि वो शख्स समझाएगा कि खैर कोई मसला नहीं है, हो जाता है, कभी कभी लग जाता है, छोटा सा मसला है, बड़ा नहीं है। स्लाइट हार्म हल्का सा नुकसान लगाओ बॉडी के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर, तो हम ये नहीं कहेंगे भाई इस शख्स ने ऑफेंस कमिट किया है। तो बेसिकली सेक्शन 76 से लेकर 95 तक ये थी जनरल एक्सेप्शन। अब दूसरा टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, जो 96 से लेकर 106 तक है। तो ये भी जनरल एक्सेप्शन के टॉपिक में आता है, जनरल एक्सेप्शन के चैप्टर में आता है, बट इसको जो टाइटल दिया गया है वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का, मीन्स के हमारा अपना प्राइवेट डिफेंस उसके मुतालिक डील करता है। तो हम जैसे ही डिस्कस करेंगे तो आपका और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि प्राइवेट डिफेंसेस क्या होते हैं, हमारा प्राइवेट डिफेंस का राइट क्या क्या है। सेक्शन 96 डिफाइन करता है थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस। भाई अगर कोई शख्स अपने प्राइवेट डिफेंस में अगर कोई चीज़, कोई एक्ट कमिट कर देता है तो वो ऑफेंस में नहीं आएगा, ऑफेंस के ज़िम्मे में नहीं आएगा। क्योंकि जनरल एक्सेप्शन में हमें अपने प्राइवेट राइट का डिफेंस दिया गया है, मीन्स कि अगर कोई शख्स हमें मारने की कोशिश करता है तो हम अपने प्राइवेट डिफेंस में अपने आप को बचाने के लिए उसको कोई एक्ट पहुंचा देते हैं, तो ये हम नहीं कहेंगे भाई ये ऑफेंस हुआ है, उसने अपने डिफेंस में अपने बचाव के लिए ये काम किया। जैसे कि हमारे घर चोरी वगैरह करने को आ जाते हैं तो हम किसी को देख लेते हैं या किसी को पकड़ लेते हैं तो उसको मारने की कोशिश करते हैं, अपने डिफेंस को बचाने की कोशिश करते हैं। या कोई शख्स फायरिंग कर दे आपके ऊपर या आपके ऊपर फायरिंग करने की कोशिश करे तो आप अपने आप को बचाने के लिए उसके ऊपर गोली जला देते हैं, फायरिंग कर देते हैं, तो वो मर जाता है। तो दैट इज़ अ योर प्राइवेट डिफेंस। ये नहीं कहेंगे कि भाई आपने कोई ऑफेंस कमिट किया है, आप अपनी प्राइवेट डिफेंस में कुछ भी कर सकते हैं।
ये है जनरल एक्सेप्शन प्राइवेट डिफेंस की। सेक्शन 97 डिफाइन करता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एंड ऑफ प्रॉपर्टी। तो 97 सिंपल ये डिफाइन करता है हर शख्स के पास ये राइट है कि सेक्शन 99 के मुताबिक जो सेक्शन 99 में रिस्ट्रिक्शंस बताई गई हैं उसको मद्देनज़र रख के वो अपना प्राइवेट डिफेंस कर सकता है, बॉडी का भी और अपनी प्रॉपर्टी का भी। तो इसमें दो बातें कही गई हैं। एक कि अगर कोई शख्स किसी अपना खुद का प्राइवेट डिफेंस करता है या जो नुकसान दूसरे शख्स को पहुंचने वाले उसको बचाता है, उसका डिफेंस करता है, तो ये ऑफेंस नहीं होगा। नंबर 2 ये बात कर रहा है कि अगर उस शख्स की किसी भी शख्स की अगर कोई मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी उसकी अपनी या किसी दूसरे शख्स की, जो शख्स ऑफेंस करने वाला है मीन्स के उस प्रॉपर्टी को चोरी करने वाला है, उससे छीनने वाला है या मिसचीफ करने वाला है, उसे या क्रिमिनल ट्रेसपास क्रिमिनल मुदाखिलत करने वाला है, करता है या करने की कोशिश करता है, तो वो शख्स उससे बचाता है, डिफेंस करता है अपना प्राइवेट, या दूसरे शख्स की प्रॉपर्टी है उसमें उसकी प्रॉपर्टी को बचाता है, उसकी प्रॉपर्टी को डिफेंस करता है। तो ये हम नहीं कहेंगे भाई उस शख्स ने ऑफेंस कमिट किया है, क्योंकि उस शख्स ने अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए वो एक्ट किया, या तो दूसरे शख्स की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए वो एक्ट किया गुड फेथ में। तो ये हम नहीं कहेंगे कि भाई उस शख्स ने ऑफेंस कमिट किया है। तो सिंपल ये था सेक्शन 97। अब हम आते हैं सेक्शन 98 की तरफ। राइट ऑफ अ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड ETC। तो सिंपली सेक्शन 98 में ये डिफ़ाइन कर रहा है कि अगर कोई अनसाउंड माइंड या जिस शख्स ने इंटॉक्सिकेशन ली हुई है या जो शख्स इमैच्योर है या मिसकंसेप्शन में अगर आपके ऊपर कोई एक्ट करता है, वो एक्ट जो ऑफेंस के ज़िम्मे में आता है, तो आप अपने प्राइवेट डिफेंस के लिए उसके साथ एक्ट कर सकते हैं। आपका ये राइट है सेक्शन 98 के तहत कि आप अगर कोई अनसाउंड माइंड पागल शख्स है या इंटॉक्सिकेशन ली हुई है, वो आपके साथ ऐसा कोई एक्ट करता है जो ऑफेंस के ज़िम्मे में आता है, तो आप अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर सकते हैं, उसके साथ अपने आप को बचाने के लिए कोई एक्ट कर सकते हैं। तो सिंपली ये डिफ़ाइन कर रहा था सेक्शन 98, और प्लस में 2 एग्जाम्पल भी दिए गए हैं जो हम एग्जाम्पल नंबर 1 में ये डिफ़ाइन कर रहा है कि मिस्टर Z एक पागल इंसान है, अनसाउंड माइंड पर्सन है, जो मिस्टर A को मारने की कोशिश करता है। मिस्टर Z अनसाउंड माइंड है, इमेच्योर है, उसको पता ही नहीं है कि वो कौन सा एक्ट कर रहा है। तो मिस्टर Z कोई भी ऑफेंस नहीं कमिट कर रहा, जैसे कि हमने पीछे सेक्शन में डिस्कस किया था। बट इधर ये कह रहा है Z इज़ गिल्टी ऑफ नो ऑफेंस, के मिस्टर Z ने कोई भी ऑफेंस कमिट नहीं किया। बट यहाँ पर मिस्टर A के पास ये राइट है। मिस्टर A अनसाउंड माइंड नहीं है, वो समझदार बंदा है, उसको ये राइट दिया गया है कि वो अपने प्राइवेट डिफेंस में मिस्टर Z के साथ कोई एक्ट कर सकता है जिससे वो बचे। ऐसे नहीं कि भाई वो मिस्टर Z को मार दे, वो ऐसा एक्ट करे जिससे वो बच जाए। तो ये हम कहेंगे कि उस शख्स ने अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज़ किया है। नंबर 2 एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में ये डिफ़ाइन कर रहा है कि मिस्टर A अपने ही घर में रात को घुसता है, अंदर जाता है, तो अंदर मिस्टर Z बैठा हुआ आता है। वो मिसकॉन्सेप्शन की वजह से, गलत फहमी की वजह से और अपनी गुड फेथ में वो समझता है कि ये हमारे घर में चोर घुस गया है, तो उसके ऊपर हमला कर देता है। तो इस एग्जाम्पल में मिस्टर Z हमला कर रहा है A के ऊपर, तो ये हम नहीं कहेंगे कि मिस्टर Z ने और मिस्टर A ने कोई ऑफेंस कमिट किया है। नहीं, मिस्टर A ने गुड फेथ में और मिसकंसेप्शन में उसके ऊपर हमला किया, ये समझकर कि मिस्टर Z चोर है। तो इस सूरत में मिस्टर Z अपना प्राइवेट डिफेंस का राइट इस्तेमाल कर सकता है, अपने आप को बचा सकता है उससे बचाने के लिए कोई एक्ट करना चाहे। मिस्टर A से अपने आप को बचाने के लिए कोई एक्ट करता है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि भाई इन्होंने ऑफेंस कमिट किया है। तो सिंपल ये डिफाइन कर रहा था सेक्शन 98।
सेक्शन 99 में ये डिफाइन कर रहा है एक्ट्स अगेंस्ट विच देयर इज़ नो राइट और प्राइवेट डिफेंस। मीन्स के ऐसे कौन से एक्ट हैं जिसके अगेंस्ट आप अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे कि हमने सेक्शन 97 में पढ़ा था कि हम जो भी एक्ट करेंगे तो जो रिस्ट्रिक्शंस 99 में बताई गई उसको मद्देनज़र रख के फिर करेंगे। तो सेक्शन 99 में सिंपली नंबर 1 में ये बता रहा है कि अगर कोई भी शख्स ऐसा ऑफेंस करता है जिससे आप कोई डेथ नहीं हो सकती, जिससे आपको ग्रीवियस हर्ट नहीं पहुंचा सकता, या जो पब्लिक सर्वेंट है जो अपनी गुड फेथ में आपके साथ कोई एक्ट करने की कोशिश करता है जिससे आपको कोई ग्रीवियस हर्ट नहीं पहुंचेंगे, ना ही आपकी डेथ होगी, चाहे वो पब्लिक सर्वेंट उस एक्ट में अपनी जो जुरिसडिक्शन है, अपनी एक्सटेंड है, वो ज़्यादा एक्सरसाइज कर जाता है, तब भी आप उसके ऊपर अपना प्राइवेट राइट नहीं इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वो अपना पावर्स एक्सरसाइज कर रहा है। नंबर 2 बात ये कह रहा है कि अगर पब्लिक सर्वेंट किसी दूसरे शख्स को डायरेक्शन देता है कि भाई आप इस शख्स को पकड़ कर ले आएँ या उसको मारें, तो मीन्स के दूसरे शख्स को वो जो है डायरेक्शन देता है कोई एक्ट अटेम्प्ट करने का या अटेम्प्ट करने की कोशिश करने का, जिससे उस दूसरे शख्स को जो है डेथ ना हो, उससे उसके कोई ग्रीवियस हर्ट ना पहुँचे, तो वो शख्स सर्वेंट जो पब्लिक सर्वेंट है उसके डायरेक्शन पे वो एक्ट कर सकता है। वो जो शख्स जिसको डायरेक्शन दिया जा रहा है वो पावर्स एक्सरसाइज करेगा, चाहे उसमें कोई ज़्यादा भी कर ले तब भी वहाँ वो शख्स अपना जो प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल नहीं करेगा। तीसरी बात इसमें ये कर रहा है कि जो आप वहाँ पर भी अपना प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल नहीं करेंगे जहाँ पर आपको वक्त दिया गया हो, जहाँ पर आपको टाइम दिया गया हो, और आप उस टाइम में किसी पब्लिक अथॉरिटी के पास जाकर अपना प्रोटेक्शन लें, कोर्ट में जाएं या किसी दूसरी पब्लिक अथॉरिटी में जाएं, वहाँ से आप अपना प्रोटेक्शन ले लें, तो जो टाइम पीरियड या डिले जो आपके दिया उसमें आप ये कर सकते हैं, तो वहाँ पर भी आप अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल नहीं करेंगे। और इस सेक्शन में एक्सटेंड लिमिट भी बता रहा है कि आप अपना पावर कहाँ तक कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं, उसकी लिमिट क्या होगी। तो सिंपली इसमें यह बता रहा है कि अगर कोई शख्स आपको मारने की कोशिश करता है जिससे आपको ग्रीवियस हर्ट भी पहुंच सकता है, जिसकी आपकी डेथ भी हो सकती है, तो इस केस में आप अपने आप को बचाने के लिए अपने आप के डिफेंस में आप उसके साथ वो एक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक शख्स आपको चाकू से मारने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अपने आप को डिफेंस में उस शख्स को बचाने के लिए उसको मारेंगे, बट उसको मारेंगे या आप ही अपना चाकू निकाल लेंगे, बट जो इसकी एक्सटेंड का मतलब ये है कि आप उस शख्स के अगेंस्ट फायरिंग नहीं करेंगे, पिस्टल नहीं निकालेंगे, क्योंकि ये लिमिट है कि वो चाकू निकाल रहा है तो आप भी चाकू निकालें, या वो कोई और चीज़ निकाल रहा है तो आप भी वही चीज़ निकालें, या उसके अलावा आपके आसपास में जो चीज़ें उठाकर आप मारना चाहते हैं तब भी मार सकते हैं। तो ये एक्सटेंड होती है हम अपने जो राइट एक्सरसाइज करते हैं उसकी। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 में ये डिफ़ाइन कर रहा है कि किसी भी शख्स को उसका जो प्राइवेट राइट ऑफ डिफेंस है उसको महरूम नहीं किया जाएगा। अगर कोई पब्लिक ऑफिसर कोई एक्ट करता है उसके ऊपर या एक्ट करने की कोशिश करता है और वो पब्लिक सर्वेंट अपने आप को शो नहीं करता कि मैं पब्लिक सर्वेंट हूँ, तो इस सूरत में वो शख्स जिसके ऊपर एक्ट किया जा रहा है वो अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर सकता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि ये पब्लिक ऑफिसर है, या वो बता भी नहीं रहा है कि मैं पब्लिक ऑफिसर हूँ या कौन हूँ। तो इस सूरत में वो क्या है, अपना प्राइवेट राइट डिफेंस का है वो इस्तेमाल कर सकता है। नंबर 2 एक्सप्लेनेशन में ये डिफ़ाइन कर रहा है कि अगर पब्लिक सर्वेंट किसी दूसरे शख्स को डायरेक्ट करे कि भाई आप जाएं और इस शख्स के साथ ऐसा कोई एक्ट करें जो ग्रीवियस हर्ट ना हो, ना उसकी डेथ हो, या उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करें आप, बट उस शख्स को ये पता नहीं है कि इस शख्स को किसी पब्लिक सर्वेंट ने भेजा है, उसने डायरेक्शन दिया है, ना ही वो शो कर रहा है, तो इस सूरत में वो कोई एक्ट कर देता है तो वो नहीं कहेंगे हम कि ये हम नहीं कहेंगे कि इस शख्स ने कोई एक्ट कमिट किया है।
या इन केस अगर कोई पब्लिक सर्वेंट या किसी को डायरेक्शन कर रहा है, पब्लिक सर्वेंट वो किसी शख्स के ऊपर ऐसा एक्ट कर रहा है जिससे उसको ग्रीवियस हर्ट पहुंच रहे हैं, जिससे उसको ये लग रहा है कि अब मेरी मौत होने वाली है, मेरा डेथ होने वाली है, तो वहाँ पर वो शख्स अपना प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल कर सकता है, जहाँ पर उसकी डेथ वाक़ई होने का अंदाज़ा हो या उसको ग्रीवियस हर्ट पहुंच रहे हो, वहाँ पर वो पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट या जिसको उसने भेजा उसके अगेंस्ट अपना राइट इस्तेमाल कर सकता है। तो ये सेक्शन 99 डिफाइन कर रहा था। सेक्शन 100 ये डिफाइन करता है व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एक्सटेंड टू द काजिंग डेथ, मीन्स के आप ऐसे कौन से केसेस है जहाँ पर आप अपने प्राइवेट डिफेंस के लिए किसी शख्स की जान ले सकते हो। तो ये कुछ सर्कमस्टेंसेस सिचुएशन बता रहा है सेक्शन 100, जहाँ पर हम अपने प्राइवेट राइट के लिए किसी की डेथ कर सकते हैं। तो इस सेक्शन में ये बता रहा है कि अगर आपको कोई जिस्मानी नुकसान पहुंचाना चाहे तो वहाँ पर आप अपना प्राइवेट राइट इस्तेमाल करेंगे। और जो सेक्शन 99 में रेस्ट्रिक्शंस मेंशन की गई हैं, पाबंदियाँ बताई गई हैं कि अगर आपको कोई ग्रीवियस हर्ट पहुंचाए या आपको मारने की कोशिश करे तो वो आप वहाँ पर अपना प्राइवेट राइट इस्तेमाल कर उस शख्स को मार सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ डिस्क्रिप्शन दी गई है, कुछ केसेस बताए गए हैं, कुछ सिचुएशन बताई गई हैं जहाँ हम अपना प्राइवेट राइट इस्तेमाल कर अगले शख्स को मार भी सकते हैं। इन केस अगर कोई शख्स आपको मारने की नीयत से आया है, आपको मारना चाहता है, तो वहाँ पर आप अपना प्राइवेट राइट इस्तेमाल करके उस शख्स को मार भी सकते हैं। नंबर 2 ये है कि अगर कोई शख्स आया है इस नीयत से कि आपको मैं ग्रीवियस हर्ट पहुँचाऊँ, तो इस सूरत में भी आप उस शख्स को जो है मार सकते हैं। नंबर 3 है कि अगर कोई शख्स इस नीयत से आया है कि मैं रेप कमिट करूं, तो अगर कोई शख्स रेप कमिट करने के इंटेंशन से आया है तो आप वहां पर भी अपना प्राइवेट राइट ऑफ डिफेंस इस्तेमाल करेंगे। या अगर कोई शख्स इस नीयत से आया है कि अननेचुरल लस्ट करने के लिए, तो वहाँ पर भी आप अपना प्राइवेट राइट इस्तेमाल करेंगे। या कोई शख्स इस नीयत से आया है, इस इंटेंशन से आया है कि किसी को किडनैप करना है, किसी को अबडक्टिंग करना है, तो इस सूरत में भी आप अपने आप को बचाने के लिए उन शख्स को मार सकते हैं। और नंबर 6 ये बात कर रहा है कि अगर किसी शख्स को आप रॉन्गफुली कन्फाइन कर देते हैं, किसी काल कोठरी में रॉन्गफुली बंद कर देते हैं इस नीयत से कि हम इसको मार देंगे, तो वो शख्स क्या है वो वहाँ पर अपना प्राइवेट राइट इस्तेमाल कर अपनी जान बचा सकता है। या सिंपली आप ये कह सकते हैं कि आपकी ऐसी जगह पर रॉन्गफुली कन्फाइनमेंट की गई हो जहाँ पर पब्लिक अथॉरिटी को पता ही ना चले, तो आपको ये भी अंदेशा है कि ये मुझे मार देंगे यहाँ पर, तो आप अपने आप को बचाने के लिए प्राइवेट राइट इस्तेमाल कर सकते हैं, उन लोगों को मार भी सकते हैं। तो सिंपली सेक्शन 100 यही डिफ़ाइन कर रहा था। तो इसमें ये सिचुएशन बता रहा था जहाँ हम अपना प्राइवेट राइट इस्तेमाल कर अगले शख्स को मार भी सकते हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू सेक्शन 100 ऑफ पाकिस्तान पेनल कोड के तहत। अब हम आते हैं सेक्शन 101 की तरफ। व्हेन सच राइट एक्सटेंड्स टू काजिंग एनी हार्म अदर देन द डेथ। तो इसमें सिंपली ये डिफ़ाइन कर रहा है कि अगर आपको कोई ऐसा नुकसान पहुंचने वाला हो जिससे आपकी डेथ ना हो, तो वहाँ आप जैसे कि हमने लास्ट सेक्शन में डिस्कस किया 100 में कि आप कहाँ पर अपना राइट इस्तेमाल कर दूसरे शख्स के डेथ कर सकते हैं। तो अगर कोई शख्स आपको मारने छोटा सा हम पहुँचाता है डेथ के अलावा, तो वहाँ पर अपना राइट इस्तेमाल करेंगे, ये इस्तेमाल करेंगे कि आप उसको भी छोटा मोटा हम पहुँचाएँगे। आप ऐसे नहीं करेंगे कि भाई उस शख्स को आप मार दें, जैसे कि सेक्शन 99 में रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी। अगर कोई पब्लिक ऑफिसर है तो वहाँ पर आप अपना राइट इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर उसके अलावा अगर कोई शख्स है जो आपको छोटा मोटा नुकसान पहुँचाता है बट मारता नहीं है, तो वहाँ पर आप अपने आप को बचाने के लिए उसके साथ भी छोटा मोटा एक्ट कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि आप भी अपना बोलें कि भाई मेरा सेल्फ डिफेंस का राइट है, मैं इसको मार दूँ, ऐसे नहीं होगा। अगर आपको छोटे मोटे हम पहुँचाता है तो आप अपने आप को बचाने के लिए छोटे मोटे हम करना पड़ेगा आपको आप भी उसको छोटे मोटे हम पहुँचाएँगे। जैसे कि हमने एक्सटेंड पढ़ी कि क्या लिमिट होगी उस पावर को एक्सरसाइज करने की, सेल्फ डिफेंस को एक्सरसाइज करने की। तो ये डिफ़ाइन कर रहा है सेक्शन 101। सेक्शन 102 डिफ़ाइन करता है कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी। तो प्राइवेट डिफेंस के आप कब स्टार्ट करेंगे और कंटिन्यू कहाँ तक रहेगा, ये डिफ़ाइन कर रहा है सेक्शन 102।
तो इसमें ये डिफ़ाइन कर रहा है कि अगर कोई शख्स आपको डेंजर पहुंचाने की कोशिश करता है या आपको थ्रेट करता है कि ये ऑफेंस कमिट करो, बट आप कहते हैं कि मैं ये ऑफेंस नहीं कमिट करूँगा, तो जिस शख्स ने आपको डेंजर पहुंचाने की कोशिश की, वहाँ से आपका सेल्फ डिफेंस का राइट स्टार्ट हो जाता है और कंटिन्यू तब तक रहेगा जब तक वो आपको डेंजर पहुंचाता रहेगा, जब तक आपकी बॉडी को उस शख्स से ख़तरा होगा, जब तक के लिए आपका वो राइट जो है कंटिन्यू रहेगा। जब वो शख्स ठंडा हो जाएगा, वो मार पीट कर चला जाए, तो आपका जो प्राइवेट राइट था डिफेंस का, वो वहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। ऐसे नहीं कि वो मार कर चला जाए फिर आप अपने बंदे इकट्ठे करें फिर उसको मारने जाएं, तो फिर आप उसको मारने जाते हैं तो वो एक अलग ऑफेंस हो गया। आप अपना प्राइवेट राइट तब तक ही इस्तेमाल करेंगे जब तक आपके ऊपर वो डेंजर पहुंचा रहा है, आप दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा है, वो झगड़ा करके चले गए, आप अपने काम से काम, वो अपने काम से काम चले गए, तो उसके बाद आप अपना राइट और प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो सिंपली ये डिफाइन कर रहा है सेक्शन 102। अब हम आते हैं सेक्शन 103 की तरफ। व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड टू काजिंग डेथ। तो ये सेक्शन नंबर 100 से थोड़ा कंपेयर हो रहा है। सेक्शन 100 में हम अपने जिस्मानी जो नुकसान पहुंच रहा था उसको बचाने के लिए किसी दूसरे शख्स की जान ले रहे थे। इसमें ये डिफ़ाइन कर रहा है कि हम अपनी प्रॉपर्टी के डिफेंस के लिए किसी दूसरे शख्स की जान ले सकते हैं, उसकी कुछ सर्कमस्टेंसेस बताई गई हैं। तो इस सेक्शन में सिंपली ये डिफ़ाइन कर रहा है कि हम अपनी प्रॉपर्टी के डिफेंस के लिए और जो सेक्शन 99 में जो रिस्ट्रिक्शन बताई गई हैं उसको मद्देनज़र रखे किसी दूसरे शख्स की जान भी ले सकते हैं, उसको कोई नुकसान भी पहुंचा सकते हैं जो रॉन्ग डूअर है, या उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी कर सकते हैं, उसको मारने की कोशिश भी कर सकते हैं। उसकी कौन कौन सी ओकेजन है जहां पर हम अपना राइट इस्तेमाल करेंगे, कौन कौन सी सर्कमस्टेंसेस है, उसकी डिस्क्रिप्शंस बताई गई है। जब कोई शख्स आपकी प्रॉपर्टी की रॉबरी कर रहा हो, उस वक्त आप उस रॉबरी को रोकने के लिए उस रॉन्ग डूअर को नुकसान पहुंचा सकते हैं या उसको मार भी सकते हैं। या सेकंड बात ये कर रहा है कि रात के वक्त हाउस ब्रेकिंग हो, तो उस मीन्स के रात के वक्त आपके घर की हाउस ब्रेकिंग की जा रही हो, आपके घर में से चोरी की जा रही हो, तो उस वक्त भी आप ये राइट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नंबर 3 बात में ये कह रहा है कि अगर कोई शख्स आपकी बिल्डिंग में आग लगा देता है, आपका जो टेंट है या आपकी जो विज़ल है, या वो बिल्डिंग जहाँ आप रह रहे हैं या वो टेनेंट जिसमें आप रह रहे हैं या वो विज़ल या बहरी जहाज जिसमें आप रुके हुए हैं या आप रहने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उन जगहों पर अगर कोई शख्स आग लगा देता है तो आप उस शख्स को इन केस मार भी सकते हैं। नंबर 4 ये बात कर रहा है, नंबर 4 में ये डिफ़ाइन कर रहा है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी को कोई चोरी करता है या कोई मिसचीफ करता है या हाउस ट्रेसपास करता है और उस वक्त ऐसी सर्कमस्टेंसेस हैं, आप देख रहे हैं कि अगर हमने कोई भी एक्ट या सेल्फ डिफेंस ना किया तो इस वजह से हमारी किसी की डेथ भी हो सकती है, हमें ग्रीवियस हर्ट भी पहुंच सकते हैं, तो वहाँ पर हम अपना राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस इस्तेमाल करेंगे। मीन्स कि इस सिचुएशन में अगर हम अपना सेल्फ डिफेंस इस्तेमाल नहीं करते तो वहाँ पर हम मर भी सकते हैं या हमें ग्रीवियस हर्ट भी पहुंच सकता है। तो इस सूरत में हम अपनी प्रॉपर्टी के डिफेंस के लिए हम किसी दूसरे शख्स की जान भी ले सकते हैं, उन्हें कोई नुकसान ग्रीवियस हर्ट भी पहुंचा सकते हैं। बेसिकली ये सेक्शन 103 डिफ़ाइन कर रहा था। सेक्शन 104 ये डिफ़ाइन कर रहा है व्हेन सच राइट एक्सटेंड टू काजिंग एनी हार्म अदर देन द डेथ। तो सेक्शन 103 में ये डिफ़ाइन कर रहा था कि कौन कौन सी सिचुएशन में हम किसी शख्स की डेथ जो है उसको मार सकते हैं, उसकी जान ले सकते हैं। तो सेक्शन 104 में ये डिफ़ाइन कर रहा है कि कौन कौन सी सिचुएशंस हैं जहाँ पर हम किसी दूसरे शख्स को बॉडली हार्म नहीं पहुँचा सकते, छोटा मोटा हार्म पहुँचा सकते हैं। तो सेक्शन 103 में जो भी बातें कही गई, रॉबरी, मिसचीफ, आग लगाना, ट्रेसपास करना
इन चीज़ों के अलावा जो भी एक्ट अगर कोई करता है हमारी किसी प्रॉपर्टी के ऊपर या हमारी प्रॉपर्टी को कोई नुकसान पहुंचाता है, उन चीज़ों के अलावा तो हम उस रॉन्ग डूअर की उस रॉन्ग डूअर को जान से नहीं मारेंगे। हम उसे उतना ही नुकसान पहुंचाएंगे जिस उसे जस्ट हम नुकसान पहुंचाएंगे जिसने हमारी प्रॉपर्टी को जितना नुकसान पहुंचाया। छोटा मोटा नुकसान पहुंचा देंगे, उसको जान से नहीं मारेंगे, उसको सिर्फ छोटा सा नुकसान पहुंचा देंगे। उसने हमारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की या उसने छोटा मोटा नुकसान पहुंचाया, तो हम उसको छोटा मोटा नुकसान हम भी पहुंचा सकते हैं, बट उसको जान से हम नहीं मारेंगे। ठीक है। सेक्शन 105 में सिंपली ये डिफाइन कर रहा है कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी। मीन्स कि प्रॉपर्टी की डिफेंस के लिए हम जो राइट इस्तेमाल कर रहे हैं वो कब स्टार्ट होगा और कहाँ तक कंटिन्यू रहेगा, वो सेक्शन नंबर 105 कर रहा है। तो इसमें ये सिंपली ये डिफ़ाइन कर रहा है कि अगर कोई शख्स हमारे प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, वहाँ से हमारा सेल्फ डिफेंस स्टार्ट होता है। तो इस सेक्शन में 4 बातें कर रहा है कि इन केस ऑफ थेफ्ट, अगर आपके घर में से कोई चोरी हो जाती है, आपकी कोई प्रॉपर्टी चोरी हो जाती है, उस वक्त आपका सेल्फ डिफेंस स्टार्ट होता है। जब तक कि आपकी वो प्रॉपर्टी रिकवर ना हो जाए, जब तक आप किसी पब्लिक अथॉरिटी से हेल्प ना ले। मीन्स के चोरी हो गई, उस वक्त आपने पब्लिक ऑफिसर मीन्स के पुलिस को कॉल कर दिया, पुलिस आ गई, उसी वक्त पुलिस पहुंच गई, तो आपकी जो भी होगी सेल्फ डिफेंस का राइट वो ख़त्म हो जाएगा। अगर पुलिस नहीं आती तो तब तक आपका सेल्फ डिफेंस का राइट रहेगा जब तक पब्लिक अथॉरिटीज़ की कोई हेल्प नहीं आती या उससे कोई कांटेक्ट नहीं करते या जब तक कि आपकी प्रॉपर्टी रिकवर नहीं होती। नंबर 2, इन केस जो रॉबरी हो जाती है, अगर आपसे कोई शख्स आपकी प्रॉपर्टी, आपसे कोई भी चीज़ छीन लेता है, तो उस वक्त आपकी जो है राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस कमेंसमेंट हो जाता है जब तक उस शख्स की डेथ नहीं हो जाती, जब तक उसको रेस्ट्रेंट नहीं किया जाता, जब तक उसको जो है हर्ट नहीं पहुंचाया जाता, तब तक आपका जो है सेल्फ डिफेंस स्टार्ट होता है। और नंबर 3, इन केस ऑफ क्रिमिनल ट्रेसपास और मिसचीफ, तो अगर कोई शख्स क्रिमिनल ट्रेसपास करता है आपकी प्रॉपर्टी में, तो उस वक्त आपका जो राइट है डिफेंस का वो स्टार्ट हो जाता है जब तक कि वो शख्स वहाँ से भाग नहीं जाता। नंबर 4 ये बात कर रहा है कि इन केस ऑफ हाउस ब्रेकिंग, मीन्स कि आपके घर में जब चोरी की जा रही थी या हाउस ट्रेसपास हो रहा था, तो उस वक्त आप अपना राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक कि वो शख्स वहाँ से भाग ना जाए, वहाँ से चला ना जाए या किसी अथॉरिटीज़ को पकड़ कर लेके ना जाए, तब तक आपका राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस होता है। तो ये डिफ़ाइन करता है सेक्शन 105। अब लास्ट इस चैप्टर का जो सेक्शन है 106 वो हम डिस्कस करेंगे। सेक्शन 106 डिफ़ाइन करता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डेडली असॉल्ट व्हेन देयर इज़ अ रिस्क ऑफ हार्म टू इनोसेंट पर्सन। मीन्स के आप उस जगह पर अपना प्राइवेट राइट इस्तेमाल कर रहे हैं जहाँ पर किसी इनोसेंट पर्सन को भी नुकसान पहुँच सकता है। क्या आप वहाँ पर अपना प्राइवेट राइट इस्तेमाल कर सकते हैं? तो उससे डील करता है सेक्शन 106। इसमें ये कह रहा है कि कोई भी शख्स अपना जो राइट है डिफेंड का वो किसी भी शख्स के अगेंस्ट कर सकता है। वो उस शख्स को मार भी सकता है, चाहे वो डिफेंडर कोई ऐसी जगह पर हो जहाँ के उसके आसपास में कोई इनोसेंट पर्सन खड़ा हो, तो वो शख्स अपने आप को बचाने के लिए वहाँ पर अपना जो राइट है इस्तेमाल कर सकता है। एक सिंपल इस सेक्शन से एग्जांपल ये है कि एक शॉपिंग मॉल है, वहाँ पर बहुत भीड़ है, 3-4 लड़के आते हैं किसी को मारने के लिए, और जिसको मार रहे हैं उसको कहीं से पिस्टल हाथ आ जाती है या उसके पास पिस्टल होती है, तो वो अपने आप को बचाने के लिए शॉपिंग मॉल में फायरिंग करेगा। हाँ बिल्कुल, वो अपने आप को बचाने के लिए वहाँ पर फायरिंग करेगा। उसको पता भी है कि आसपास में इनोसेंट पर्सन है, उन्हें भी नुकसान पहुँच सकता है, बट वो अपने आप को बचाने के लिए सब कुछ कर सकता है।
सेक्शन 106 की इलिस्ट्रेशन में ये डिफाइन कर रहा है कि मिस्टर ए जो है, मिस्टर ए के ऊपर एक बंदों का या एक गैंग, एक मॉब अटैक करती है बट मिस्टर ए देख रहा है कि आसपास में इनोसेंट पर्सन खड़े हैं, बच्चे खड़े हैं, माएँ खड़ी हुई हैं, दूसरी पब्लिक भी है, बट वो अपने आप को बचाने के लिए फायरिंग करता है और फायरिंग बाय मिस्टेक किसी बच्चे को लग जाती है, किसी इनोसेंट पर्सन को लग जाती है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये इनोसेंट के इस शख्स ने ऑफेंस कमिट किया। नहीं, इस शख्स ने अपने आप को बचाने के लिए फायरिंग की थी, बाय मिस्टेक उसको लग गई, उसने गुड फेथ में चलाई थी, उसने जो है ना गुड फेथ में चलाई थी, उसकी कोई भी इंटेंशन नहीं थी, उसकी इंटेंशन थी कि अपने आप को बचाने की। तो सिंपली आज जो हमारा जो चैप्टर है जर्नल एक्सेप्शन का और राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का, वो होता है मुकम्मल। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।